Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business environment, एक नजर सब कवर सीरीज। और इस सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। कुछ भी आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो इसको अगर कवर कर लेते इस प्लेलिस्ट को तो आपका पेपर जरूर क्रैक हो जाएगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और ग्लोबलाइजेशन का हमारे बिजनेस में क्या असर पड़ता है, इंडियन बिजनेस में। इसके साथ ही साथ हम नेचुरल इन्वायरमेंट और उसके फीचर्स नेचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन इन सिंपल टर्म मीन्स, ग्लोबलाइजेशन अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि सबने सुना है कि हम जब दूसरी की कंट्री के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और ट्रेड करते हैं, वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कनेक्शन एंड इंटरेक्शन अमंग कंट्रीज एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इवन कल्चर ऑन ग्लोबल स्केल। मतलब हमने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, कल्चर को भी ग्लोबल लेवल में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। Through globalization, world became more interconnected and boundaries between countries became less significant in term of trade, communication, movable of people। अगर हम मान लो अपनी कंट्री तक सीमित रहेंगे, दूसरी कंट्री के साथ ना घुलेंगे, ना उनको गुड्स देंगे, ना सर्विसेज देंगे, ना ही हम उनके साथ बातचीत करना चाहेंगे, ना ही अपने कल्चर की वैल्यू शेयर करेंगे, तो क्या होगा कि आप अपनी कंट्री तक सीमित रहोगे और जो गैप है दो कंट्री के बीच में वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि कुछ कंट्रीज जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते, तो हमारे उनके बीच में क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है। तो फिर क्या रिजल्ट आ रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, वॉर हो रहे हैं। तो इस वजह से ये सब चीजें ना हो, हार्मनी में चीज चले, पीसफुल रहे, लोग एक साथ कॉपरेट करें, वर्क करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसलिए कॉन्सेप्ट आया हमारा ग्लोबलाइजेशन। It allow business, organization, individual to operate and interact beyond their own country border, creating a global community। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन तो बहुत ईजी है कि दूसरी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्रीज को ओपन करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, शेयर करना, नॉलेज शेयर, गुड्स, सर्विसेज, ताकि उनके साथ साथ अब अपना भी ग्रोथ डेवलपमेंट कर पाओ और उनको भी हेल्प कर पाओ। क्या एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के, अगर हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन है, हम दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करें, कनेक्शन में, तो क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। पहला तो इंक्रीज मार्केट अपॉर्चुनिटी। पहले हम अपनी मार्केट में काम कर रहे थे, अपनी मार्केट के लोगों को गुड एंड सर्विसेज दे रहे थे। अब हम बहुत सारी मार्केट को कैप्चर कर पा रहे हैं क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन में हैं। तो हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हम अलग अलग जगह से पैसा बना पाएंगे, अलग अलग कस्टमर बेस बना पाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। Economies of scale, companies can achieve cost saving and efficient through global production and distribution network। अगर हम global production and distribution करेंगे तो हम cost saving और efficiency हो सकता है, हम अगर global level में business करें तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, उनके वर्किंग पैटर्न, लाइफस्टाइल को सीखेंगे, जिससे हमें भी बेनिफिट होगा। हो सकता है जिस वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, वहां से लेके आए तो हमारी कॉस्ट सेव होना शुरू हो जाए, हमारा बिजनेस और एफिशिएंट बन जाए। तो ये देखने को भी मिलता है। एक्सेस टू रिसोर्स, ऑफ कोर्स हमें जो भी रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में रही है वो हमें दूसरी कंट्री से हम ला सकते हैं, तो स्किल लेबर हायर कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हमें इस सब चीज़ों को भी बेनिफिट देती है। इनोवेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर, ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस बॉर्डर एंड इनोवेशन लर्निंग। अब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमें इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे, हम और ज़्यादा नॉलेज का ट्रांसफर करेंगे, आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, उससे भी हमें बेनिफिट होगा। तो ये सारे भी क्या है, मेरिट है ग्लोबलाइजेशन के। कंज्यूमर को बेनिफिट होगा क्योंकि जब दूसरी कंट्री आके हमारे यहाँ बिजनेस करेगी तो वो नए नए प्रोडक्ट लाएगी, हो सकता है उससे कंज्यूमर कंज्यूम करके उसकी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाए। तो जो बेनिफिट हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर नहीं दे पा रहे, हो सकता है वो दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर लाके दे, तो इससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। कॉम्पिटिटिव मार्केट आएगी तो कंज्यूमर को भी सस्ते में रेट मिल सकता है, क्योंकि आपस में लोग कॉम्पिटेट कर रहे हैं, बेस्ट ला रहे, इनोवेटिव ला रहे, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को भी उसका फायदा मार्केट में मिलेगा। जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको भी पता है जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब दूसरी कंट्री के अगर लोग हमारे यहाँ आएंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा वर्कर की जरूरत होगी, फैक्ट्री रखेंगे, इंडस्ट्री रखेंगे, अब लोगों की जरूरत होगी, प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा तो लोगों को हायर करेंगे, लोकल पॉपुलेशन को, तो हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, ये भी है। एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी मार्केट,
एक्सपेंडेड मार्केट अपॉर्चुनिटी, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड एक्सेस टू लार्जर मार्केट बियॉन्ड डोमेस्टिक बॉर्डर। अब आपके पास डोमेस्टिक बॉर्डर से भी एक्सपेंडेड मार्केट आपके पास है। बिजनेस ग्लोबल कस्टमर बेस को रीच कर सकता है, उससे अपनी सेल बढ़ा सकता है, रेवेन्यू बढ़ा सकता है। ये अलाउ करता है बिजनेस को टू की नई मार्केट को देखे, जो भी कस्टमर की नीड है, प्रेफरेंस, उसको सेटिस्फाई करे। तो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी एक्सपेंडेड मिल गई अपनी कंट्री की भी और साथ साथ बाकी कंट्री के भी जहां जहां आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये सब बेनिफिट थे। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है कि अब फॉरेन कंट्री के लोग या आप दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो या दूसरी कंट्री के लोग आपके यहाँ अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलता है। पहला है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ सकती है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे ला सकता है? डेवलप कंट्रीज एंड लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफन बेनिफिट मोर फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जो डेवलप कंट्री होती है या लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनको तो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट होता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे स्मॉल बिजनेस है, उनको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं इन कॉम्पिटिटिंग टू विद ऑन ग्लोबल स्केल, लीडिंग टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। देखो, डेवलप करने के पास इतना पैसा है कि वो ग्लोबल स्केल पे कॉम्पिटिट कर सकती है, उतनी उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास फंड है, रिसोर्स है। लेकिन जो अन डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे बिजनेस जो है वो छोटे हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, तो उनको चैलेंज वो फेस करते हैं ग्लोबल स्केल में काम करने में। जिससे जो डेवलप है वो तो डेवलप होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, तो वो ग्रैब करें। लेकिन जो अनडेवलप्ड है या फिर जो डेवलपिंग है, उनके पास तो नहीं है ना कि हम अलग अलग देश में जाके अलग अलग इंडस्ट्री या सेट कर पाए। तो हमें तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो एक गैप आ जाएगा कि उनको तो हमारी कंट्री में मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं कि हम उनकी कंट्री में जाके सेटअप कर पाए। तो वो एक जो गैप है ना, वो देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट, क्योंकि जब दूसरी कंट्री पे आती है तो वो इतना नहीं सोचती दूसरी कंट्री के इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में वर्क कर रही है, तो वो हमारे यहाँ का रिसोर्सेज को वेस्ट करना शुरू करे, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन शुरू करे, और वो हमारे रिसोर्सेज, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में इतना ना सोचे। तो इसका भी असर देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन पैटर्न एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू हायर कार्बन इमिशन। ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ भी काटेंगे तभी तो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो जगह ही कहाँ है। पॉल्यूशन वो करेंगे, ज़्यादा इंडस्ट्री उतना पॉल्यूशन, रिसोर्स खत्म हो गए, इसका असर एनवायरनमेंट पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिस्क पैदा कर देती है हेल्थ और सेफ्टी पे भी। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन या क्वालिटी मेजर इतना ना हो, तो लोग जब हमारी कंट्री के उसे कंज्यूम करेंगे तो उन्हें रिस्क है हेल्थ का। ग्लोबलाइजेशन कैन लिमिट द ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। पार्टिसिपेशन ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर कंट्री टू अडहेयर सर्टेन रेगुलेशन। मतलब होता है ना कि कंट्री अगर आपकी ग्लोबलाइजेशन में है, तो आप दूसरी कंट्री में अगर ट्रेड कर रहे हो, दूसरी कंट्री आपके यहाँ ट्रेड करिए, तो आप एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हो उस ग्लोबल कंट्री के साथ, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि हम आपकी कंट्री में वर्क कर रहे हैं तो हम इस तरीके से वर्क करेंगे, तो आप हमें रोकेंगे नहीं, आप इस एग्रीमेंट में साइन करिए। तो हम होता फिर हमारी कंट्री की जो ऑटोनॉमी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, क्योंकि हम उनकी कंट्री के हिसाब से भी अपना काम जो है वो शुरू कर देते हैं। कल्चरल इंपीरियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन कैन रिजल्ट इन डोमिनेंस ऑफ सर्टेन कल्चर, लैंग्वेज एंड वैल्यूज। हो सकता है जो कंट्री आपके यहाँ वर्क कर रही है उसका कल्चर हमारे यहाँ ज्यादा ओवर पावर हो गया, जैसे वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ ज्यादा ओवर पावर हो गया, तो जो हमारे कल्चर है, जो हमारे लोगों की वैल्यूज है, लैंग्वेज है, वो क्या हो रही है, अब कम होती जा रही है। अब इंग्लिश लोग ज्यादा बोलते हैं, हिंदी लोग प्रेफर नहीं करना चाहते हैं, या फिर हमारे यहाँ का कल्चर नहीं, वेस्टर्न कल्चर, लोग इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्यों देख रहे हैं ये सब? क्योंकि एमएनसीज हैं, ग्लोबलाइजेशन है, तो उसका कल्चर का इफेक्ट हमें देखने को अपने कल्चर में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ओवर शैडो हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंडियन बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? अब ग्लोबलाइजेशन है तो इंडिया में भी कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबलाइजेशन करते हैं, हमारी वहाँ पे बाकी कंट्री वाले अपनी इंडस्ट्री सेट करते हैं, हम भी बाहर जाके बिजनेस करते हैं, तो इसका असर हमारे बिजनेस में क्या है वो देखेंगे। पहला है मार्केट एक्सपेंशन। इंडियन कंपनी हैव गेन्ड एक्सेस टू लार्जर ग्लोबल मार्केट। ऑफ कोर्स हमें ग्लोबल मार्केट मिली है क्योंकि हम बाहर कंट्री में भी वर्क कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज हुई है। हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हमें मिली कि हम दूसरी कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है उसे बेच पा रहे हैं, तो मार्केट एक्सपेंशन हमें मिला है। नेक्स्ट जो आता है वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिस, इंकरेजिंग इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको पता है टेक्नोलॉजी हम दूसरी कंट्री से ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो हमको क्या है कि इनोवेशन हम कर पा रहे हैं,
मॉडर्नाइजेशन आ रही है इंडियन बिजनेस में, क्योंकि अगर हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो टेक्नोलॉजी बाहर है वो हमारे पास नहीं, तो अगर हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है हम नहीं ला सकते हैं, बट ग्लोबलाइजेशन है तो हम ला सकते हैं, तो हम उस टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन और बूस्ट कर सकते हैं। कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, इंडियन बिजनेस फेस इंटेंसिफाइड कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अब देखो फॉरेन कंपनीज से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो फेस हुआ ही है, क्योंकि जब हम फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वो कंट्री हमारे यहाँ ला रही है, तो हो सकता है वो और सस्ते में बेच रही हो, तो जो लोकल ट्रेडर है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू ग्रोथ ऑफ outsourcing and offshoring services with many foreign company outsourcing business proceed to Indian firm। अब आउटसोर्सिंग करें, बाहर से लोगों को हायर कर ले रहे हैं, आपके यहाँ की कंट्री को इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, या आप सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपकी कंट्री में फिर वो चीज़ नहीं आप दे पाएंगे, तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं एक खामियाजा देखने को मिलता है एक कंट्री में, एक बिजनेस में, तो ये भी है। नेक्स्ट इज फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। फिजिकल इन्वायरमेंट बेसिकली आपकी जो नेचुरल सराउंडिंग है, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ये सब मिलके क्या बनाती है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती है। हमें पता है कि बिजनेस जो है वो एक नेचर में ही तो वर्क कर रहा है, बिजनेस है उसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, लैंड है, वाटर है, इकोसिस्टम है, तो ये सब क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। द नेचर ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट, हर अलग रीजन का अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग वेदर है, अलग अलग वाटर कंडीशन है। तो कुछ क्या अब हमें यहाँ डिस्कस करना जो लास्ट टॉपिक है जो काफी छोटा है, कि नेचुरल इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट वो कैसे हमारे बिजनेस पे असर डालते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, बिजनेस है जो नेचुरल इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है, जो भी वाटर, क्लाइमेट, लैंड, ये सारी चीजें हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से नेचुरल इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, या नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है। पहला है नेचुरल रिसोर्स। अब हमें पता है जो भी गवर्नमेंट बता रही हूँ, बिजनेस को रिसोर्स चाहिए अपने वर्किंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए, तो ये सारी चीजें कौन उसको लाके दे रहा है, नेचर लाके दे रहा है। तो ये सारे रिसोर्सेज का जो रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी है, वो नेचुरल रिसोर्स जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लाइमेट एंड वेदर, द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया अफेक्ट वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर बिजनेस डिपेंड ऑन सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर क्रॉप ग्रोथ। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस है उनको अच्छा क्लाइमेट चाहिए ताकि वो क्रॉप का ग्रोथ कर पाए। इसी तरीके से टूरिज्म भी वही जगह जाना चाहते हैं जहाँ का कंडीशन, यहाँ का वेदर बढ़िया हो, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे कि मान लो कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, हरिकेन्स हो गया, ये बिजनेस के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस की वर्किंग पे असर डालता है कि अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है, क्लाइमेट सही नहीं है, तो उस पर एक बुरा असर देखने को मिलेगा। Environmental regulation, the physical environment is subject to environmental regulation imposed by government to protect the natural resources ecosystem। मतलब कि फिजिकल इन्वायरमेंट में रेगुलेशंस भी आते हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। बिजनेस को इन सारे रेगुलेशन को फॉलो करने होंगे और उन्हीं के साथ प्रोडक्शन करना होगा ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट ना कर पाए, और अगर नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो इस तरीके से भी फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है कि जो भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किए गए हैं वो बिजनेस को फॉलो करने हैं, और नहीं करता तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ फिजिकल एनवायरनमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस आर इंक्रीजली एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। अब बिजनेस को क्या है कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट की जो भी सस्टेनेबिलिटी उसको मेंटेन करें, नेचुरल इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें। इसलिए एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस करे। मतलब कि आप ऐसे इंडस्ट्री के वेस्टेज को ना लाओ इंडस्ट्रीज में, मतलब इस तरीके के वेस्टेज को ना बहाओ नदियों में कि वहां पे क्या हो, इन्वायरमेंट डैमेज, लोगों को गंदा पानी मिले, इस तरीके की चीजें कर रहे हो, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को, वो नहीं करना। आपको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करते हुए अपना काम करना है। इन्वायरमेंट इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस कैन एनहांस कंपनी रेपुटेशन। अगर एक ऐसा बिजनेस है जो इन्वायरमेंट के लिए इनिशिएटिव ले रहा है, मान लो कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना जो आजकल प्लांट लगवा रहे हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन एरिया ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस है। Next or last is ecosystem service. Ecosystem provide vital service such as clean water, purification, climate regulation, biodiversity,
बिजनेस कैन इम्पैक्टेड बाय द चेंज इन इकोसिस्टम सर्विस। हमें पता है इकोसिस्टम हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे क्लीन सर्विस दे रहा है, एयर प्योरिफिकेशन दे रहा है, क्लाइमेट का रेगुलेशन दे रहा है, बायोडाइवर्सिटी। अगर बिजनेस इनमें कोई भी चेंज आता है, मान लो पानी की कमी हो गई या पॉल्यूशन बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, बिजनेस के ऑपरेशन पे इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो कोई बिजनेस है जो वाटर बेस्ड है, तो वाटर स्कासिटी की वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया। कोई इंडस्ट्री है, वहां पे अगर वाटर नहीं मिल रहा लोगों को, तो वहाँ के वर्कर इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो एक वर्किंग को क्या कर रही, पूरी तरीके से हैम्पर कर रही, अफेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इस वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दो। एक मतलब हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कवर किया, आज हमने जो है वो ग्लोबलाइजेशन वाला थोड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट भी कवर कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।